और अब वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि जो हमारा हेल्थ है वो हमारे डाइट एंड फूड, इसके अलावा इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा और जो हमारा गट का जो सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। अभी इन्हीं चीजों को हम आगे समझेंगे। अग्नि का कॉन्सेप्ट और जो हमारा डाइट कैसे सिलेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और जो हमारे मानसिक भाव है उसका कैसे हमारे बॉडी पे असर पड़ता है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अभी आपको आगे की जो मैं चीजें बता रही हूँ वो समझ में आएगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन अपना लिख के रख लो, उसको हम लोग लास्ट में ये करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको जो नई दुनिया की जो बातें मैं बताने जा रही हूँ कि ये समझा कि हमारे आचार्यों ने ये पढ़, बस सिर्फ अगर आप अग्नि समझते तो हाँ है कुछ अग्नि ऐसा समझोगे, लेकिन जब आपको अभी जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस में जो चीजें बताई जा रही हैं उसके फंक्शन आप देखोगे ना, जो अभी इस 20 साल में वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने समझना शुरू किया है, अभी रिसर्चेस इन सब एरियाज में जस्ट बेसिक लेवल पे है, वो आपके आचार्यों ने देखो कितना डीप लेवल में करके उसका पूरा प्रिंसिपल स्टैब्लिश कर दिया है। तो जो नई रिसर्च है अभी तक 10+2 में या अभी भी जो फिजियोलॉजी की बुक्स है आप उसमें पढ़ोगे कि हमारा गट का क्या काम रहता है, डाइजेशन, एंजाइम, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारा डाइजेशन, प्रोटीन यहाँ डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, इतना ही पढ़ा है, क्यों? लेकिन अभी जो मॉडर्न रिसर्चेस है वो बता रहे हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है हैव कंट्रोल ऑन आवर इम्यूनिटी, ब्रेन एंड हार्मोनल सिक्रीशन, ठीक है। जो 3 चीजें अफेक्ट करती हैं, गट फ्लोरा, टाइट जंक्शन और गट परमेबिलिटी। गट फ्लोरा मतलब अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि सिर्फ इंटेस्टाइन ही नहीं, हमारे पूरे बॉडी में हमारे बॉडी सेल्स के भी कई गुना ज्यादा गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो डिपेंड करता है हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल पे कि वो उनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल पे कंट्रोल डिपेंड करता है। इसके अलावा टाइट जंक्शन क्या है? टाइट जंक्शन हमारे इंटेस्टाइन की जो सेल होती है, जहाँ पे जो इंटेस्टाइन की सेल यूनिसेलर, जहां से विलाई जो होती है वहां पे एक एक सेल ही रहती है, थिकनेस वन सेल थिकनेस रहती है जहां से फूड एब्जॉर्ब होता है। उन सेल्स के बीच में जो गैप रहता है वो टाइटली कवर अप रहता है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल ना हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब हो पाए। उन जंक्शंस को टाइट जंक्शंस कहते हैं। और सेल्स के थ्रू जो भी मटेरियल क्रॉस होता है वो गट परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो भी हमारे डिफरेंट बॉडी कंडीशंस पे डिपेंड करती है। बहुत आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी ये सब बातें सुने रहिए, आगे बार बार इस पे डिस्कशन होगा। कुछ डाउट होगा तो अभी हम लास्ट में उसको क्लियर भी करेंगे। अब इसको जरा एक एक करके मैं थोड़ा सा समझाऊंगी। गट फ्लोरा क्या है? ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन है जो हमारे इंटेस्टाइन में रहती है और पूरी बॉडी पे 100 ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो हमारी टोटल जो ह्यूमन सेल है उसका 10 टाइम्स है। समझ रहे हो? हमारी बॉडी में जितनी सेल्स हैं उसका 10 टाइम्स गुना माइक्रोब्स जो है वो हमारी पूरी बॉडी सरफेस पे, इंटेस्टाइन पे और भी जितने भी हमारे बॉडी में ट्रैक, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक हो चाहे जेनाइटल ट्रैक हो, उन सब जगह गुड बैक्टीरियाज की कॉलोनी रहती है, जिसमें अलग अलग तरह के प्रीवोटेल्ला, बैक्टीरियाइड्स, रूमिनोकोकस, तरह तरह के माइक्रोब्स की कम्युनिटी रहती है, जो डिपेंड करता है कि हम कैसा भोजन, मतलब इनकी कॉलोनी का कंसंट्रेशन अफेक्ट होता है जैसा हम डाइट एंड लाइफस्टाइल करते हैं। तो समझो हमारे आचार्य ने जो डाइट एंड लाइफस्टाइल हर पर्सन के लिए कस्टमाइज की है, क्या ये उसकी झलक नहीं लगती है? मतलब ये उसके अंदर आपको लगता है कि शायद ये कॉन्सेप्ट भी उन लोगों ने भले नाम नहीं दिया है, लेकिन वात प्रकृति वाले के लिए जो वातिक आहार है वो नुकसान करेंगे, वो शायद उसका इफेक्ट उन गट फ्लोरा पे आता हो कि वो अगर इस पर्टिकुलर टाइप का डाइट लेगा तो उसके बॉडी में जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे और अनहेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अभी आप आगे देखिए, ये समझ में आएगा। ऊपर तो नहीं जा रहा है ज्यादा कॉन्सेप्ट, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा।
यस मैम। है ना? थोड़ा Yes, थोड़ा समझ में ma'am. आ रहा होगा। अभी बस मोटा मोटा ये समझो, अभी कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी दोनों को अलग अलग, अभी जो अग्नि के कर्म और आहार, आहार विधि विशेषायतन, वो समझ में आया ना पूरा, है ना? यस मैम। हाँ, और अभी ये Yes, जो ma'am. तीन टॉपिक में तीन टर्म्स मैंने यूज किए हैं, गट फ्लोरा, टाइट जंक्शन, गट परमेबिलिटी, अभी इसको अलग अलग समझना है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम फिर इन सबको कंपैरिजन, अभी आप एक दो दिन आप भी इसके बारे में सोचोगे, फिर आप लोग कंपैरिजन या आपके दिमाग में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अभी अलग अलग समझो, अभी मिक्सअप नहीं करना, ठीक है? अभी ये समझ में आया कि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी सेल से 10 टाइम्स ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जिनका कॉलोनी या जिनका नंबर हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल से अफेक्ट होता है। मतलब हम ये देखो, आपका पूरा इंटेस्टाइन का एक पिक्चर है जिसमें अलग अलग जगह कौन कौन सी कॉलोनी, ये दिख रहा है ना आपको, कौन कौन सी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है और उनका कितना कितना नंबर है, मतलब अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है? दिख रहा है ना? Yes, ma'am. यस हाँ, मैम। इतने टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं और इनका देखो फंक्शन भी अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने ढूंढ के रखा है कि इन जो ये गट फ्लोरा जो है, कुछ का काम होता है प्रोटेक्टिव, कुछ का काम स्ट्रक्चरल, कुछ का काम मेटाबॉलिक है। जैसे ये पैथोजेंस को डिस्प्लेस करते हैं, मींस हमारे इंटेस्टाइन में जो बाहर से जो पैथोजेंस एंटर करते हैं, ये जो गुड बैक्टीरिया हैं वो उन पैथोजेंस को मारते हैं। कुछ जो है वो न्यूट्रिटिव चीजों को, जो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। कुछ जो है एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ जो है वो हमारे गट के बैरियर फंक्शन को इनहेंस करते हैं, ठीक है? कुछ जो है वो टाइट जंक्शंस, जो सेल के बीच में जो गैप है उसको मजबूत बना के रखते हैं, क्योंकि गैप अगर कमजोर होगा तो क्या होगा, हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे, कुछ देखो जो है वो मेटाबॉलिक कार्सिनोजेंस जो होते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, जो हमारे डाइट में बहुत सारे कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर जो प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट होते हैं। कुछ जो गुड माइक्रोबायोटा हमारे इंटेस्टाइन में, कुछ उनको मेटाबोलाइज करते हैं, मतलब कैंसर होने से रोकते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे पूरे इंटेस्टाइन में जो ये हैं बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हैं, इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है? बस अभी आप इतना जानो, ये चीजें पता थी? किसको पता थी अभी तक, या पहली बार सुन रहे हो? पता थी? किसी को पता थी बोलो, या ये नया है कॉन्सेप्ट आपके लिए? No, ma'am. पता नहीं थी. हाँ, नया कॉन्सेप्ट है ना? तो सोचो वेस्टर्न Yes, मेडिकल Yes, साइंस में ma'am. भी बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं है, और ये सब अभी रिसर्च जस्ट इनिशियल लेवल पे हो रहा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तब आप, जब अभी हम लोग आयुर्वेद के हायर कॉन्सेप्ट जब आपके साथ डिस्कस करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि इससे कितना डीप हमारे आचार्यों ने सोचा है, ठीक है? अभी जस्ट आप ये समझो, ये अभी इनिशियल लेवल पे रिसर्चेस हैं, ठीक है? अब देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो गट माइक्रोबायोटा है, हमारे जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं, आप सिंपल टर्म में यूज करो, अगर ये किसी कारण से डिस्टर्ब होते हैं, अब वो कारण क्या क्या है आप देखो, राइट हैंड साइड लिखा है, किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ, ट्रॉमा हुआ ना, एंगर, देखो अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस ये मान रहा है कि गुस्से का हमारे इंटेस्टाइन पे इफेक्ट पड़ता है ना? आपका लाइफस्टाइल, ठीक है? मैटरनल डाइट एंड डिस्ट्रेस, मदर के डाइट और स्ट्रेस का भी, हमारे यहाँ तो आचार्यों ने, अभी हम लोग जब ये सब डिस्कस करेंगे गर्भिणी परिचर्या तब बताएंगे, ये सारी चीजें अभी 10 साल में वेस्टर्न, देखो ये 2009 का डेटा है, तो 20 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, ये सब अभी रिसर्च में उनको मिल रहा है कि अगर इन सब चीजों से हमारे जो गट में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और उससे क्या क्या होता है, आपके गट में इन्फ्लेमेशन होता है, आपके सिस्टम, पूरे सिस्टम में अभी बहुत सारी डिजीजेस जो है वो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन के कारण ही मानी जाती है। आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब देखो आपका गट डिस्टर्ब हुआ, हमारा तो आयुर्वेद पहले से ही कहता है कि रोगा सर्वेस्तु मंदग्न्यो, लेकिन अब ये मानना शुरू किए कि हमारा जो मतलब ब्रेन भी
गट ब्रेन एक्सिस की बात मैंने उस दिन बताई थी। तो अब ये मान रहे हैं कि हमारा गट अगर डिस्टर्ब होगा तो नहीं, तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो फंक्शन है, जो सिंथेसिस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्रॉनिक इन्फेक्शंस, आपके बॉडी में इन्फेक्शंस क्रॉनिक टाइम के लिए, मतलब बहुत समय के लिए रहेंगे, जल्दी खत्म, मतलब आपका बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाएगा। इम्पेयर डिटॉक्सिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनो स्ट्रेस, ये जो होता है ये आपके बीपी रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूट्रिएंट सिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन, ऑटो इम्यूनिटी, मीन्स अगर आपके इंटेस्टाइन में रहने वाले जो गुड बैक्टीरिया हैं, अगर उनका जो कॉलोनी है, उनका जो नंबर है, वो डिफरेंट, जो इधर जो कॉजेस बताए गए हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड, अगर वो होगा तो आपके बॉडी में इतने सारे सिम्टम्स आएंगे। तो बताइए ये सारे डिजीज के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? अब गट माइक्रोबायोटा थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि गट के बैक्टीरिया क्या हैं, ये कैसे रेगुलेट होते हैं, ये क्या काम करते हैं, और अगर ये डिस्टर्ब हो जाएं तो क्या होता है। समझ में आया कि सब बीमारियां, कोई डिजीज बची आपको दिख रही है इसके, ये इन चीजों के अलावा सारी बीमारियों की जड़ यहाँ दिख रही है आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब हम लोग दूसरा जो टर्म हमने यूज किया था, इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी। आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनकी सेल्स का परमिएबिलिटी, उनके सेल्स के थ्रू इंटेस्टाइन से आपके ब्लड स्ट्रीम में क्या जाना है, वो भी टाइम के साथ चेंज होता है। मतलब ऐसा नहीं जैसे छन्नी जैसा नहीं होता है, जैसे छन्नी होती है ना, चाय छन्नी, आप उसमें जब भी डालोगे तो वो पोर्स एक साइज के हैं, है ना, और हर छन्नी का, जैसे मैदा चालने वाली छन्नी अलग रहती है, आटा चालने वाली अलग रहती है, गेहूं वाली, तो उसमें पोर साइज एक फिक्स रहता है ना। लेकिन आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो परमेबिलिटी है, उसका पोर साइज फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है कि permeability of intestine varies time to time in response to various type of stimuli। मीन्स आपकी जो intestine की permeability है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस पे। क्या वो स्टिमुलस है? मतलब अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो आपकी गट की परमेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी, आपके इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, आपकी एज के हिसाब से आपकी इंटेस्टाइन की परमिबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। समझ रहे हो? इसीलिए समझ आपने ये अभी देखा ना कि हमारे आचार्यों ने कैसे एज के हिसाब से, बॉडी कंडीशन की हिसाब से कैसे अलग अलग टाइप के डाइट्स बताए हैं। भोजन के समय प्रसन्न रहना है, मेंटल फैक्टर्स को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि उनको इंटेस्टाइनल परमिबिलिटी, भले ही उन्होंने ये नाम न दिया हो, लेकिन इसको कंट्रोल करने के जितने मेथड्स हैं वो हमारे आचार्यों ने आहार विधि विधान और आहार विधि विशेषायतन में बताए हुए हैं। ठीक है, अब ये लोग अभी इस चीज को रिसर्च करके पा रहे हैं कि देयर आर वैरायटी ऑफ ह्यूमन डिजीजेस इन विच abnormal intestinal permeability plays major part in their pathogenesis, जैसे डायबिटीज, क्रोन्स डिजीज, ये हमारे इंटेस्टाइन की एक बहुत खराब बीमारी है। डिफरेंट टाइप की ऑटो इम्यून डिजीजेस, इरिटेटिव आईबीएस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीजेस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, ये सब, मतलब अभी तक तो आपने ये ही शायद सुना रहा होगा कि डायबिटीज जो है वो पेनक्रियास से रेगुलेटेड होती है, ऑटोइम्यून डिजीजेस का कोई कारण नहीं है, स्किन डिजीजेस का कारण शायद स्किन में ही होगा, स्पॉन्डिलोसिस जो है वो हमारे स्पाइन से रिलेटेड है। लेकिन अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस में रिसर्चेस के थ्रू ये पाया गया है कि इन सब डिजीजेस में हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी परमिबिलिटी डिस्टर्ब होती है, और उसके कारण ही ये डिजीजेस पैदा होती हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया, या शायद आप लोगों को ये नया सुनने को मिल रहा हो। और ये हमारे आचार्यों ने इसीलिए हर बीमारी में पेट की चिकित्सा, पेट मतलब अग्नि की चिकित्सा, अग्नि की चिकित्सा करेंगे तो सब सही रहेगा। लेकिन वो सुनने में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगता था, लेकिन उसके पीछे कितनी डीप साइंस है, अब वो वेस्टर्न मेडिकल साइंस को टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग रिसर्चेस में मालूम चल रहा है।
prior to development of proper diseases caused by abnormal gut permeability। मतलब अगर हमारी गट की परमिबिलिटी डिस्टर्ब होगी तो सीधे बीमारी नहीं पैदा होगी, बहुत सारे सिम्टम्स हमको मिलते हैं बॉडी में, जिनको हम अगर नजरअंदाज करें तो बाद में ये सारी बड़ी बीमारियां मिलती हैं। जैसा कि हमारे आचार्यों ने भी बताया है, पूर्व रूप बताए हैं ना, उस दिन कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि मैम निदान पूर्व रूप ये सबको एक्सप्लेन करिए। तो बहुत सारे जो वात पित्त कफ के वृद्धि क्षय लक्षण हैं वो सीधे डिजीज नहीं है, वो पूर्व रूप ही बहुत सारी बीमारियों के हो सकते हैं। तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी अभी ये मान रहा है कि डिजीज पैदा होने से पहले बहुत सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं, जिनको अब वेस्टर्न मेडिकल साइंस लीकी गट सिंड्रोम के नाम से एक्सप्लेन कर रहा है। क्या है लीकी गट सिंड्रोम? ये डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई है, जो अभी हम लोग पीछे इस वाले इसमें ये सारे कॉजेज आपके डाइट मेंटल फैक्टर से रिलेटेड कॉजेज जो हैं, ये आपके इंटेस्टाइन की ये सारे कॉजेज है ना। देखिए स्ट्रेस, इवन प्रेगनेंसी भी अपने आप में एक बहुत हाईली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन है, इससे भी हमारी गट में लीकिंग शुरू होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने गर्भिणी परिचर्या में बहुत स्पेशल टाइप की डाइट्स के बारे में बताया है ना। तो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हो गए, डाइटरी प्रोटीन्स अलग अलग तरीके के हैं, ये सब अगर आप ले रहे हैं तो आपके इंटेस्टाइन जो सेल है, ये देखिए इंटेस्टाइन की सेल्स ये ऐसी है, ये विलाई है आपकी, ठीक है, इधर की तरफ इंटेस्टाइन है, ये विलाई है, और सेल टू सेल के बीच में ये टाइट जंक्शन है। लेकिन अगर किसी तरीके से ये सारे अगर कॉजेज हैं आपके लाइफ में, तो ये सेल टू सेल के बीच में जो ये नॉर्मल टाइट जंक्शन होता है ये लूज हो जाता है। देखिए यहाँ स्पेस बन गया, लूज हो जाता है, और ये जो टॉक्सिन्स हैं इन सब फैक्टर्स के कारण जो अनहेल्दी चीजें आपके इंटेस्टाइन में हैं, फूड पार्टिकल के साथ हैं, वो सब आपके ब्लड स्ट्रीम में इन जंक्शन इन गैप के थ्रू ये एब्जॉर्ब करेंगी और ये आपके सिस्टम में पूरे बॉडी सिस्टम में फैलेंगी। सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये एक तरीके से एंटीजन की तरह आपके कोई भी फॉरेन बॉडी जो है अगर आपके बॉडी में एंटर करती है तो वो एंटीजन की तरह काम करती है, और फिर ये ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंच जाएगी, मतलब ब्रेन तक भी जाएगी, बॉडी में जहां जहां पहुंचेगी वहां इन्फ्लेमेशन बनाएगी, ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट करेगी और माल एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट करेगी। तो बताइए ये सारे जो सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स है, जो एंटीबॉडीज हैं, ये आपके बॉडी में सारी बीमारी पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं कि नहीं? इन्फ्लेमेशन हर बीमारी का कारण है ना। इवन ब्रेन डिजीजेस तक, आपके साइकेट्रिक डिजीजेस भी ये आपका सिंपल सा जो लीकी गट सिंड्रोम है, अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस ये मान रही है कि आपकी सारी डिजीजेस जो हैं वो इसी से पैदा होती हैं। अब अभी इसमें आप लोग दिमाग लगाइएगा, ये आपके सोचने के लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, नोट करिए। लीकी गट सिंड्रोम के अब सिम्टम देखिए, अभी मैं सिम्टम बताती हूँ। ये जो सिंड्रोम है ये आपके कौन से आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, सेम वो नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा ब्रॉड है, ये कौन से हमारे कॉन्सेप्ट का एक पार्ट हो सकता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप नोट कर लीजिए। तो अब क्या मतलब, हमने फाइनली देखा कि ये सब बॉडी में इन्फ्लेमेशन ही क्रिएट कर रहा है। तो ये इन्फ्लेमेशन क्या करेगा, आपके हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, इम्यूनिटी और ग्रोथ फैक्टर में डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है। अब डिसबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, ये अब वेस्टर्न मेडिकल साइंस बीमारी पैदा होने का ऐसा पैथोफिजियोलॉजी अब ढूंढ पाई है लास्ट 20 ईयर्स में। मतलब इन सब पे अभी बहुत रिसर्चेस हो रहे हैं, है ना। इतना सारा कुछ केमिकल लोचा आपकी बॉडी में ये सबसे होगा, कॉर्टिसोल बढ़ा, टेस्टोस्टेरोन, ये वो जितने भी हार्मोन, विटामिन डी, ये सारा कुछ लोचा होना शुरू हो जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो देयर इज अ growing awareness of potential for microbiota to influence gut brain communication, है ना। अब जो है, अब साइंटिस्ट में माइक्रोबायोटा
और गट ब्रेन कम्युनिकेशन और इनका रोल जो है आपकी हेल्थ और डिजीजेस में अब अवेयरनेस बढ़ रही है। और आपके यहाँ तो आचार्यों ने पहले ही ये सारी चीजें बता रखी हैं, लेकिन सिर्फ वो सोच के खुश नहीं होना है, उसको हमें अपने ट्रीटमेंट का पार्ट बनाना है ना। बोल रहे हैं अगर ऑल्टरेशन होगा आपके माइक्रोबायोटा में तो ये क्या करेंगे, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन भी, मतलब स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का भी कारण आपके माइक्रोबायोटा जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब होने पर आपको स्ट्रेस एंड डिप्रेशन भी हो सकता है। तो आपको अपने इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी रखनी है, लेकिन इन माइक्रोबायोटास को, इन बैक्टीरियाज को अच्छा कैसे रखें, इसके बारे में अभी भी कोई आंसर वेस्टर्न मेडिकल साइंस को नहीं मिला है। उसके लिए दो ही ऑप्शन अभी है, एक तो जो मैंने उस दिन फीकल ट्रांसप्लांट बताया था, दूसरा जो आप एड्स भी उसके देखते होगे, हेल्दी गट बैक्टीरिया के टैबलेट्स, ड्रिंक्स, वो सब आते हैं, वो लेना। लेकिन वो खराब क्यों हो रहा है ये तो मालूम है कि स्ट्रेस और ये सबसे, लेकिन उसके लिए हम करें क्या, उसका आंसर अभी स्पेसिफिक उनके पास नहीं है ना। ये देखो, ये सब जो ट्रिगर हैं ये आपके गट में लीकी गट, आपकी गट को लीकी बना देते हैं, जो बहुत सारे डिजीजेस और सिम्टम्स का कारण है। अब आप देखो, अगर आपकी गट लीक करे, आप भी इसमें से देख लेना, कोई इशू आपके अंदर भी अगर कोई सिम्टम लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपकी गट में भी लीकिंग चालू है। उसको सही करने के लिए क्या करना है, उसका आंसर आप खुद ही आज के लेक्चर में से ढूंढ के मुझे अगले क्लास में बताएंगे, है ना। अगर एक बार आपका ये टाइट जंक्शन टूट गया तो डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स, माइक्रोब्स, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो हैं आपके इंटेस्टाइन से आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेंगे और एंटीजन की तरह काम करेंगे और आपको डिफरेंट सिम्टम्स देंगे। जैसे आपके डाइजेस्टिव अगर उसमें है तो आपको गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, सीजनल एलर्जी जैसे अस्थमा भी आपकी गट लीकिंग के कारण हो सकता है। शायद ये आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीसीओएस, अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये मानने लगा है कि जो पीसीओएस, जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज है, उसमें हमारी अनहेल्दी इंटेस्टाइन एक कॉज है। अदरवाइज पहले तो ये मानते थे हार्मोनल इम्बैलेंस, लेकिन वो हार्मोनल इम्बैलेंस किसके कारण है इसका जवाब नहीं था, लेकिन अब जवाब धीरे धीरे लोगों का अनहेल्दी गट की तरफ आ रहा है। ऑटो इम्यून डिजीजेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी कारण आपकी लीकी गट हो सकती है। क्रॉनिक फटीग जिसको फाइब्रोमेल्जिया कहते हैं बहुत सारे लोगों में, कि बिना कुछ किए या थकान बहुत सालों से है, वो फाइब्रोमेल्जिया के पेशेंट होते हैं। मूड स्विंग, मूड इशू, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किन इश्यूज, एक्ने, एक्जिमा, एक्ने भी आपके अनहेल्दी इंटेस्टाइन के कारण हो सकते हैं। फूड एलर्जीज, ठीक है। तो क्या इतना सब कुछ जान के क्या फायदा।